मेरा नाम सोनम है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपनी बुआ के साथ रहती थी, क्योंकि मेरे माँ-बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरी बुआ तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फूफा जी हमेशा कहते थे कि इसे घर से निकाल दें, क्योंकि यह मनहूस है। जैसे ही इस दुनिया में आई थी, इसके माँ-बाप मर गए थे। इसकी वजह से मेरे कारोबार में नुकसान होता रहता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके कारोबार में नुकसान उनकी अपनी वजह से होता था, क्योंकि उनकी नीति ठीक नहीं थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी वह मुझसे प्यार नहीं करते थे और उन्हें औलाद का कोई शौक ही नहीं था। मेरी बुआ ने मुझे औलाद की तरह पाला था, लेकिन अब वह बातें सुन सुनकर तंग आ गई थी। मेरी बुआ बड़ी मासूम थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी। उनके पति ने बहुत पाबंदियाँ लगाई हुई थी। वह उनको ताने देते थे कि तेरी वजह से मुझे कोई औलाद नहीं हुई है। उनको खर्चा भी नहीं देते थे। फिर भी वे जोड़-तोड़ करके मेरे लिए कुछ न कुछ बनाती ही रहती थी। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है और मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती। लेकिन मजबूरी है, यह शख्स बहुत बातें करता है और अब तुम भी बड़ी हो गई हो, तुम भी समझती हो कि इसकी यह बातें कितनी बुरी है। ये हमेशा ज़हर जैसी बातें करता है। मेरे फूफा ने मेरा रिश्ता तलाश करने में भी कोई मेहनत नहीं की थी, बस मेरी बुआ लोगों से बात करती रही और एक रिश्ता उनको मिल गया। मेरे होने वाले पति का नाम रोहन था और उनके माँ-बाप ने बताया था कि वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। अब मुझे लगता था कि मेरा अपना घर होगा, चाहे जैसा भी हो, मेरा पति चाहे मुझे बातें सुनाने वाला ही क्यों ना हो, मैं वहाँ पर गुज़ारा करूँगी। मेरे सर पर छत तो होगी, मुझे किसी की तरफ देखना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पति की ज़िम्मेदारी होगी। 3 वक़्त के बजाय 2 वक़्त की रोटी भी खाने को मिली तो घर तो मेरा होगा। और इस तरह 1 महीने बाद ही बुआ ने मेरी शादी रोहन से करवा दी और मुझे कहा कि मैं अपने घर में इज़्ज़त और सुकून से रहूँ। मुझे कभी उनके पास वापस ना आना पड़े, नहीं तो मेरे फूफा इस बात पर और भी यकीन करने लगेगा कि मैं मनहूस हूँ, क्योंकि अगर मेरा घर ना बसा और मैं घर छोड़कर वापस आ गई तो यही कहेगा कि मैं मनहूस हूँ, इसलिए इसका घर नहीं बसा। मेरी बुआ ने वैसे भी अपने कर्ज से ज़्यादा कर दिया था, अब वह और क्या करती? मेरी वजह से उनको ना जाने कितनी बातें सुननी पड़ी थी। फिर भी उन्होंने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया, थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाई और अब मेरी शादी भी करवा दी। अब मेरा भी हक नहीं था कि मैं बार-बार उनके पास जाकर उनको तंग करती। लेकिन यहाँ पर लड़के वालों ने झूठ बोला कि हमारा बेटा पैसा कमाता है, जबकि वह बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाता था। पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। उसके अपने पापा उसको इतना ज़्यादा ताने देते थे कि अब तेरी पत्नी आ गई है, अब इसके खर्चे भी बाप से पूरे करवाएगा। उसके क्रीम पाउडर के खर्चे भी मैं पूरा नहीं करूँगा। अपनी पत्नी के खर्चे तू खुद पूरे कर। मेरी सास कहती थी कि औरतें मर्दों से काम करवा लेती हैं और तुमसे अपना पति नहीं ठीक हो रहा। जबकि मैं यह सोचती थी कि माँ-बाप होकर भी आप उसको ठीक ना कर सके, तो मैं क्या करूँगी? वैसे भी पत्नी पति के सामने ज़्यादा कुछ बोले तो उनको बदतमीज़ कह दिया जाता है। पति कौन-सी इनकी बात मानते हैं, उनके साथ झगड़े करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं सास-ससुर की बातों में आकर पति के साथ लड़ाई करती थी, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता था। उसको ना जाने क्या दिक्कत थी। वह कहता था कि मैं बैठकर खाने वालों में से हूँ, पर यूँ बैठकर खाने का मौका किसको मिलता है? यह सबके नसीब में नहीं होता और जो बैठ के खाते हैं, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। मैं अपने पति को बहुत समझाती थी कि लेकिन वह नहीं मानता था। तो मेरी सास ने मुझे साफ-साफ कह दिया था कि जब तक मेरा पति कोई नौकरी नहीं करता, तुझे उसके बच्चे पैदा नहीं करने हैं। फिर उसके बच्चों का खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। अभी तो इस घर में जो भी मेरे लिए बचता था, मैं खा जाती थी। कभी-कभी मेरे लिए सब्ज़ी ही नहीं होती, तो सूखी रोटी खा लेती थी। कभी खाना खाती ही नहीं थी और जो भी होता अपने पति के लिए रख देती थी। पति को बार-बार समझाती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको नज़र नहीं आता कि आपके अपने माँ-बाप आपको इतनी बातें सुनाते हैं? वह कहते थे कि माँ-बाप तो सबको बातें सुनाते हैं। मेरे माँ-बाप मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मैं उनकी शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था। उनको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, बस वह मोहब्बत दिखाते नहीं हैं। और अगर मैं किसी को खा रहा हूँ तो अपने बाप का ही खा रहा हूँ, ना कि किसी गैर का। कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा। मैं अपने पति को क्या समझाती कि जब कोई दूसरा आपको बातें सुनाता है,
तो वह फिर भी बर्दाश्त हो जाती हैं। लेकिन जब अपने ही माँ-बाप इस तरह की बातें सुनाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। इससे तो अच्छा था कि वह किसी से चोरी करके ही ले आता। लोग उसे चोर कहते, लेकिन अभी तो लोग उसे निकम्मा, निठल्ला, नाकारा कहते थे और यह सब मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वह मेरी ज़िंदगी का सबसे इज़्ज़तदार आदमी था। जिस औरत को अपने मर्द की इज़्ज़त नहीं होती, न उनको प्यार भी नहीं होता। जहाँ इज़्ज़त नहीं होती, वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। वहाँ ये तो ज़रूरत होती है या फिर मजबूरी और मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता मजबूरी का रिश्ता बन जाए, पर उसके लेक्चर खत्म नहीं होते थे। वह कहता था कि क्यों मेरा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है क्या? मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ क्या? और अगर तुम इस घर में 2 वक़्त की रोटी खा लोगी, तो तुम भी तो इनकी बहू लगती हो। सारा दिन इस घर के काम करती हो, इनके कपड़े धोती हो और उनके बर्तन धोती हो। इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़े हैं इसलिए इनकी बातें सुन लिया करो। लेकिन हम लोग हक पर हैं। हम लोग कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं। सारे घर के सौदे मैं लेकर आता हूँ। दूध-दही मुझसे मँगवाते हैं। मुझसे घर के पंखे साफ करवाती हैं। जब वह बीमार होती थी, तो मैं बर्तन भी धोता था। मुझे मेरे पति की बातें बहुत अजीब लगती थी। वो ये समझता ही नहीं था कि मर्द का काम पैसे कमाना होता है। मेरे सास-ससुर जानबूझकर उसके साथ इस तरह का रवैया रखते थे कि मेरे पति को थोड़ी बहुत शर्म आ जाए, जबकि बेटा तो उनका था भी था, लेकिन फिर भी वे उसको ठीक करने के लिए सब कुछ करना चाहते थे। पर मेरे पति को कोई एहसास नहीं होता था। मेरी सास ने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम्हें बच्चा पैदा नहीं करना है, लेकिन इसमें औरत क्या ही कर सकती है। मुझे जब पता चला कि मैं पेट से हूँ, तो मेरी सास ने मुझे और भी ज़्यादा ताने देना शुरू कर दिया। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि बच्चे के तो फिर बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। कहने लगी हम लोगों से तुम्हारा पति तो सँभाला नहीं जा रहा था और ऊपर से तुझे उठाकर ले आए, क्योंकि सोचा था कि तू उसे ठीक कर लेगी, लेकिन तू तो गूंगे का गुड़ खाकर पैदा हुई है। तुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता और अब बजाय कि अपने पति को ठीक करती और उसके बाद बच्चा पैदा करती, अब पेट में बच्चा लेकर आ गई है, अब इसके खर्चे कौन उठाएगा? कल को कोई ऊँच-नीच हो गई तो कहेंगे कि सास-ससुर की वजह से हुई है। डॉक्टर ने मुझे पहले दिन से ही कहा था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जैसे-जैसे दिन गुज़रते जा रहे थे, डॉक्टर का कहना था कि शायद ऑपरेशन करना पड़े और ऑपरेशन के खर्चे के बारे में सुनकर मैं बहुत परेशान रहती थी। शायद मेरी तबीयत खराब होने की वजह यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी। मेरा 8वाँ महीना शुरू हो गया था। मैं अपने पति के सामने बैठ गई और मैंने कहा कि या तो आप कोई काम करें या फिर मुझे भी ज़हर दे दें, ताकि यह मुसीबत खत्म हो जाए। मेरे पति की आँखों में पहली दफ़ा मैंने एहसास और ज़िम्मेदारी देखा और अगले दिन बाहर चला गया। उसने कहा कि मैं शहर जाकर पैसे कमा लूँगा। मेरे पति शक्ल-सूरत का बहुत अच्छा था, मेरा ख़्याल भी करता था, लेकिन पैसा कमाने के मामले में ही सुस्त था। इसमें सिर्फ़ यही कमी थी, मेरे सास-ससुर को भी यकीन नहीं था। उनका कहना था कि जो यहाँ पर बुरा था, वहाँ जाकर भी बुरा ही रहेगा। घूम-घाम करके वापस आ जाएगा। इसमें 1 रुपया भी नहीं कमाना है। मैं पीछे बहुत दुआएँ करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे पति को वहाँ जाकर कोई काम मिल जाए, क्योंकि पढ़ा-लिखा तो था और फिर भगवान ने कृपा की। 1 महीने बाद मेरे पति ने मेरे नाम मनी ऑर्डर भेजा। जब मनी ऑर्डर आया तो मैं हैरान रह गई। मेरे सास-ससुर कह रहे थे कि 500 या 1000 रुपए भेजे होंगे, वह भी किसी से माँग कर और तुम बिना वजह ही खुश हो रही हो। लेकिन जब मैंने खोला तो उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। उसके अंदर पूरे 10,000 रुपए थे। मेरे सास-ससुर भी हैरान रह गए। मैंने अपने बच्चे के लिए चीज़ें ली और वह सारी चीज़ें पूरी कर ली, जो अभी तक ना ले सकी थी। जब रात होती थी, तो मैं बैठकर रोना शुरू कर देती थी। ठीक है, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था और मेरे पास उसे पहनाने के लिए एक जोड़ा भी नहीं था। मेरे ससुर ने मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े निकाल कर दे दिए कि इनसे गुज़ारा करो, लेकिन अब सोचेंगे कि मेरे पति की क्या उम्र है और इतने सालों से वह कपड़े पेटी में पड़े हुए थे, कि ऐसे कपड़े बच्चों को पहनाने नहीं चाहिए। अगर उसे कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई समस्या बन जाए, तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा? लेकिन अगर मजबूरी होती तो शायद वही कपड़े पहनाने पड़ते। पर अब मैंने उसके लिए नए कपड़े ले लिए थे। डॉक्टर के पास गई और ससुर को भी पैसे दिए। उन्होंने चुपचाप पैसे रख लिया और उनकी ज़बान बंद हो गई और दूसरा महीना भी आने वाला था।
मुझे यकीन था कि मेरा पति पैसे ज़रूर भेजेगा, लेकिन इस बार पैसे ना आए, बल्कि यह खबर आई कि मेरा पति दुनिया से चला गया है। जिस जगह पर वह काम करता था, वह जगह पर आग लग गई थी और उसकी लाश भी नहीं मिली है। हम लोग दुःख से बेहाल थे। मेरी सास और ससुर बुरी तरह परेशान थे। उनकी हालत भी बहुत खराब थी। उनका कहना था कि अभी तो हमारा बेटा ठीक हो गया था, पैसे भी कमाने लगा था और इस दुनिया से चला गया। मेरे बुआ और फूफा अफ़सोस करने के लिए आए, तो मेरे फूफा ने कहा कि यह तो होना ही था। ये लड़की जो हमने आप लोगों को दी थी, ये मनहूस है। इसने अपने माँ-बाप को भी ऐसे ही खा लिया था। वह भी हादसे में ही चले गए थे। उनको भी आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला था। मेरी सास और ससुर के दिमाग में यह बात बैठ गई और जब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो उन्होंने उसको भी गोद में नहीं उठाया बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं बिल्कुल ही सड़क पर आ गई थी। बुआ के पास वापस जाने का सोचा लेकिन जिसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, वह मुझे अपने घर में क्यों रखता? मेरी बुआ को वैसे ही कहता था कि तेरी वजह से मुझे औलाद नहीं मिली है। बुआ वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी। उनको तो दिन-रात तलाक की धमकी मिलती रहती थी। मैं परेशान थी और सड़कों पर रह रही थी, लेकिन फिर भी इंसान डर जाता है। मैं भी डर गई और बुआ के घर के पास चली गई, मगर खिड़की के पास से उनकी बातें सुनकर वापस आ गई। वह तो मेरी बुआ को अभी भी डाँट रहा था। कह रहा था कि तुझे घर से निकाल दूँगा, दूसरी शादी करूँगा, तो मेरी भी औलाद हो जाएगी। मेरी बुआ इतनी मजबूर थी, ऐसे में मैं उसको बहुत परेशानी में नहीं डाल सकती थी। मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाती? वहाँ से वापस पलट गई। मेरे गले में एक सोने की चेन थी। मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। मैंने इस सोने की चेन को बेच दिया और मैं भी शहर चली गई, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक-दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर मैं कोई काम कर नहीं सकती थी, क्योंकि इधर-उधर बातें फैल जाती और बदनामी होती। शहर में एक जगह बनी हुई थी जिसे महिला केंद्र कहते हैं। मैं वहाँ पर चली गई और कुछ दिन वहीं पर रही। लेकिन मुझे वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह पूरा दिन मुझे काम में लगा देते थे। अपने बच्चे को सँभाल नहीं पाती थी और वहाँ पर खाने-पीने को भी ठीक से नहीं मिलता था। काम ज़्यादा होते थे, मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरा वज़न कम होने लगा, शक्ल भी खराब होने लगी। मेरी किस्मत तो पहले दिन ही से ही खराब थी कि जिनके माँ-बाप मर जाते हैं, उनकी किस्मत ऐसे ही खराब रहती है। वह एक औरत थी जिसके बच्चे भी नहीं थे और पति भी नहीं था। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ और किसी के घर में जाकर काम कर लो। ये बड़ा शहर है, यहाँ लोगों को ऐसी नौकरानी चाहिए होती हैं जो वहीं पर रहे और सारे घर का काम करे और यहाँ सिर्फ नाम की नौकरानियाँ होती हैं। तनख्वाह तो उनकी इतनी होती है, जितनी ऑफिस में बैठा हुआ कोई बंदा कमा लेता है। तुम्हें आराम से यहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपए मिल जाएँगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए काफ़ी होंगे। रहने के लिए जगह भी दे देंगी, खाना भी उनके ज़िम्मे होगा और हो सकता है घर की कोई पुरानी चीज़ें और पुराने कपड़े भी तुम्हें दे दें। बड़े-बड़े लोग पड़े हैं इस दुनिया में, उनको भी ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की, जो उनके घर में रहे और तुम तो पढ़ी-लिखी हो, साथ उनके बच्चों को भी पढ़ा देना, तुम्हारा तो फ़ायदा हो जाएगा। उस औरत की बात तो ठीक थी, लेकिन ऐसी जगह कहाँ से तलाश करती? उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मेरी तो उम्र निकल गई है, मैं किसी के घर में काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम अभी जवान हो तो यह सब कुछ का आराम से कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और वह औरत बहुत अच्छी थी, उसने मेरी वाक़ई में बहुत मदद की और मुझे बताया कि कुछ अरसे के बाद कोई न कोई काम ज़रूर ही मिल जाएगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि 1 हफ्ते बाद ही उसे एक ऐसी औरत मिल गई, मैं सुबह ही अपने बच्चे को लेकर उसके घर चली गई। घर उसका वाक़ई में बहुत बड़ा था। वहाँ पर एक माली भी काम कर रहा था, गेट के पास चौकीदार भी बैठा हुआ था। मैं अंदर गई उस औरत से मिलने के लिए। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अमीर थी। उसने मुझे देखा तो हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम काम करने वाली तो नहीं लगती। मैंने कहा कि किस्मत मैडम जी, वरना मैं वाक़ई किसी के घर काम करने वाली नहीं हूँ। उसने कहा कि ये बेटा तुम्हारा है? मैंने कहा कि ये बेटा मेरा ही है और इस वक़्त मेरे बेटे की उम्र 6 महीने की है। उसने कहा कि बच्चे के साथ सारे घर के काम कर लोगी? वैसे तो तुम्हें सिर्फ़ खाना वग़ैरह ही बनाना है या थोड़ी बहुत साफ-सफाई का काम होगा। मैंने एक औरत और भी रखी हुई है, जिससे हम लोग बाथरूम वग़ैरह साफ करवाते हैं, उससे खाना नहीं बनवाते।
इसलिए हमें खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। यानी कि वह मुझे खाना बनाने के लिए रखना चाहती थी। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह औरत खुद भी उम्मीद से थी और शायद उसके भी दिन करीब थे। उसने मुझे कहा कि आज का खाना बना दो, अगर तुमने अच्छा खाना बनाया तो तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। मैं खाना बनाने चली गई। मैंने अपने बच्चे को एक जगह लिटा दिया। मेरे बच्चे को भी आदत हो गई थी। बच्चा रो रो के खुद ही खामोश हो जाता था और सो जाता था। अब तो थोड़ा बहुत खेलने वाला हो गया था। मैंने उसे किचन में ही एक साइड पर लिटा दिया था। मैं अब तक उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाई थी। सोचती थी कि बेचारा कितना बदनसीब है कि इसका बाप दुनिया से चला गया है और माँ लोगों के घरों में नौकर बन गई है और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मैं खाना बना रही थी जब दूसरी औरत ने बताया कि यह मालकिन बड़ी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। इसका पति इसके साथ ही रहता था, लेकिन अभी कुछ साल पहले बाहर विदेश चला गया है, इसलिए अकेली है। खाने-पीने का इसको बहुत शौक है और इस घर में आना-जाना भी बहुत है। तुम्हें अच्छे पैसे देगी। अभी पैसों की बात नहीं हुई थी। मैंने बड़े दिल से खाना बनाया और 3-4 चीज़ें बनाकर उसके सामने पेश कर दी। जब उसने खाने की शक्लें देखी, तो उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे खाना बहुत पसंद आया। जब उसने खाने को चखा, तो वह हैरान रह गई। उसने कहा कि तुमने तो वाक़ई में बहुत अच्छा खाना बनाया है। और खाना खाने के बाद उसने मुझे बताया कि वह मुझे महीने के 20,000 रुपए देगी। मैं खुश हो गई। उसके बाद उसने मुझे क्वार्टर भी दिखा दिया, जिसमें थोड़ा बहुत सामान भी मौजूद था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके अलावा उसने मुझे और पैसे भी दे दिए और कहा कि अपने और अपने बच्चे के लिए कपड़े भी ले लेना। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं बहुत खुश हो गई और वहीं पर काम करने लगी। सोचने लगी कि इंसान के साथ कुछ भी बुरा हो जाए, उसके साथ उसका भगवान ज़रूर होता है, जो उसकी मदद करता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, वरना मुझे तो लगता था कि मेरी ज़िंदगी सड़कों पर ही गुज़र जाएगी, जहाँ पर मुझे इज़्ज़त की छत और 2 वक़्त की रोटी के साथ अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ किचन का काम था। मैं बर्तन धोती, खाना पकाती, किचन साफ़ करती और बीच में जो वक़्त होता था, वह अपने बच्चे को देती थी। यह औरत काफ़ी अजीब थी, पूरा दिन किसी से फ़ोन पर बात करती रहती थी। मुझे नौकरानी ने कहा था कि उसका पति विदेश में है, लेकिन कोई पति से इस तरह बात नहीं करता, वह भी शादी के 10 साल के बाद। यह तो ऐसे बात करती थी जैसे कोई लड़की किसी दोस्त से बात करती है। दिन में ना जाने कितने दफ़ा तैयार होकर उसको अपनी तस्वीरें भेजा करती थी। कभी-कभी उसे अपने पति से इस तरह बातें करते हुए देखकर मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लगती थी कि मैंने अपने पति को ठीक से वक़्त भी नहीं दिया। जो वक़्त मेरा उसके साथ लिखा था, उसमें भी हम लोग झगड़ा करते रहे। क्योंकि मेरी सास रोज़ मुझे कहती थी कि तू अपने पति से प्यार से पेश आएगी तो वह कभी भी काम नहीं करेगा। तो उस पर प्रेशर डाल और उस पर दबाव डाल। उससे कहे कि मुझे पैसे चाहिए ताकि वह बात माने और उन्हें बातों में आकर हमारे झगड़े होते रहें। फिर वो दुनिया से चला गया। अगर देखा जाए तो वह एक बहुत अच्छा इंसान था, खूबसूरत भी था। हमारे कमरे का माहौल हमेशा खुशगवार भी होता था, जब तक कि मैं इस तरह की बात नहीं कर लेती थी और बेचारे ने अपने बेटे को भी नहीं देखा। एक दफ़ा मैं अपने बेटे को किचन में ही लिए बैठी थी, मैंने खाना बना रही कर रखा हुआ था, लेकिन बीच में कुछ वक़्त बचा था, जिसमें उसके साथ खेल रही थी, तो नौकरानी ने मेरे बच्चे के हाथ की तरफ देखा और कहा कि ये क्या है? इसके हाथ में तो 5 उँगलियाँ हैं। मैंने कहा कि हाँ, यह पैदाइशी तौर पर ही ऐसा है। मैंने उसे बताया कि इसके बाप के हाथ में भी 3 उँगलियाँ थी। मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अपने बाप पर गया था, लेकिन अभी भी मैं उसके हवाले से बहुत परेशान थी। पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था। एक नौकरानी का बच्चा बनकर उसने क्या कर लेना था। सारी ज़िंदगी लोग उसे ताने देते कि तुम्हारी माँ तो लोगों के घरों में काम करती है, तुम्हारी माँ एक नौकरानी है। एक दिन मैंने एक बहुत ही अजीब बात नोट की। मेरी मालकिन पूरा दिन किसी शख्स से बहुत प्यार भरी मोहब्बत बातें करती थी, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार उसी शख्स से झगड़ा करती थी और इतनी बदतमीज़ी से बात करती थी कि मैं हैरान भी हो जाती थी। एक दिन तो कह रही थी कि और क्या करूँ? मैं पूरा दिन आपके साथ बैठकर बात करती रहूँ और कोई काम नहीं है क्या मुझे? हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, कोई 10 हफ्ता नहीं हुआ जो मैं आपसे इस तरह की बातें करूँ। मैं हैरान थी कि एक तरफ तो खुद ही इस तरह की बातें भी करती रहती है, अपने पति को ये भी कहती है कि मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन मैं खाना पकाने में लगी थी, दूसरी नौकरानी मालकिन के लिए कॉफ़ी बना रही थी।
मैंने कहा कि अपनी मालकिन को कॉफ़ी नहीं दो। ऐसी हालत में काफ़ी अच्छी बात नहीं होती। उसने कहा कि कौन-सी हालत? मैंने कहा कि उनका बच्चा होने वाला है तो उस बात पर वह हँसने लगी कि उनका बच्चा कहाँ से होगा? उनका पति तो 3 साल से वापस ही नहीं आया। मैंने कहा कि क्या मतलब? तुमने देखा नहीं? उनको उनका पेट निकल आया है। तो उसने कहा कि वह तो खाने से पेट निकला है। अमीर औरत है, अमीर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। खाते-पीते हैं, काम कुछ करते नहीं, तो बैठे-बैठे पेट पर चर्बी बढ़ जाती है। बच्चा कहाँ से होगा? उनका पति ही नहीं आता। मैंने खुद बच्चा पैदा किया था, इसलिए मुझे पता था कि किसी औरत का अगर बच्चा होने वाला हो, तो वह कैसी नज़र आती है। मालकिन का बच्चा होने वाला था, लेकिन शायद उन्होंने यह बात किसी को बताया नहीं था। मैं खामोश हो गई। जिस घर में हम रह रहे थे, उनके दिए हुए पैसों पर गुज़ारा कर रहे थे, उनका नमक खा रहे थे। हमें उनके बारे में इस तरह की जासूसी नहीं लगानी चाहिए थी, इसलिए मैंने नौकरानी के साथ ज़्यादा बात नहीं की। कल को यह बात कहीं मालकिन तक चली जाती और उनको बुरा लग जाता, तो वह तो मुझे नौकरी से ही निकाल देती। वैसे भी बड़ी परेशानियों के बाद मुझे यह जगह मिली है। मैं इस नौकरी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। दिन इसी तरह गुजरते रहे, लेकिन एक रात मैं हैरान रह गई, जब क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो यह मेरी मालकिन थी। यह रात का वक्त था। उसने काली चादर ओढ़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि वह कहीं बाहर से आई है। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मेरा बच्चा सो रहा था। मैं चुपके से उनके कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ पर आई हो। मेरी बात गौर से सुनो। मालकिन की हालत बड़ी अजीब-सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बीमार है। थोड़ी देर पहले मुझे गाड़ी की आवाज़ भी आई थी, लेकिन मेरे क्वार्टर के पीछे भी मेन रोड थी, इसलिए मुझे लगा कि गाड़ी की आवाज़ वहाँ से आई है। मैं बच्चे के साथ जाग रही थी, क्योंकि रात को वो 1-2 दफ़ा जागा करता था। अभी बड़ी मुश्किल से सोया हुआ था। मालकिन ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मैं सिर्फ़ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। इस घर के सारे नौकर मेरे पति ने रखे हैं, इसलिए सारे उसके वफ़ादार हैं। लेकिन मैंने तुम्हें रखा है और तुम्हें पता है कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए हैं मैंने। कभी तुम्हारी मैंने कोई गलती नहीं निकाली। मैंने कहा कि मैम साहब आप बहुत अच्छी हैं। आपने वाक़ई में बहुत ख़्याल रखा है। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह सामने से हट गई तो बिस्तर के ऊपर जो चीज़ पड़ी थी उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह नवजात बच्चा जो शायद अभी-अभी पैदा हुआ था, उसने तो अभी तक आँखें भी नहीं खोली थी और शक्ल से यह लड़की लग रही थी। मैंने कहा कि ये बच्ची किसकी है? उन्होंने कहा कि ये सवाल नहीं करो, बस इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ और इसे कहीं भी फेंक दो, किसी यतीमखाने के झूले में डाल दो या किसी भी जगह। बस इसको इस घर से कहीं दूर ले जाओ और किसी को यह बात पता ना चले। तुम्हारा अपना बेटा है, अगर तुम्हारी गोद में किसी ने बच्चे को देख लिया तो कहना कि यह मेरा बच्चा है और इसे यहाँ से ले जाओ। बस किसी भी तरह इसको यहाँ से गायब कर दो और इस काम के मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगी। इतने सारे पैसे दूँगी कि तुम अपने बच्चे के लिए वह पैसे सँभाल कर रखना और तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तुम जो माँगोगे मैं दूँगी, हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगी। बस यह बच्चा किसी को दे दो। इसका क्या करना है और इसका मामला कैसे खत्म करना है, मैं तुम पर छोड़ती हूँ। बस मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं सुननी और ऐसा कुछ कर दो कि किसी को पता ही ना चला कि यह पैदा हुआ था। मुझे समझ आ गया था कि यह बच्चा उनका था और शायद नाजायज़ था, क्योंकि 4 साल से उनका पति तो आया ही नहीं था। इसका मतलब है कि मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। वह माँ बनने वाली थी, लेकिन वह इससे जान छुड़ाना चाहती थी। और मैं यह भी जानती थी कि अगर मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया, तो मेरी नौकरी जाएगी और बच्चे की कीमत भी जाएगी और फिर भी वह यह काम किसी और से करवा ही लेंगी। मैंने इस बच्चे को गोद में लिया और मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका यह काम करने को तैयार हूँ। मैं जाती हूँ और यह काम करके आती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बहुत शुक्रिया, मेरी ऐसे मिन्नतें करने लगी कि जैसे मैं उनकी मालकिन हूँ। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगी, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बच्ची को गले से लगाए अपनी चादर से छुपाए घर से निकल गई। सोच रही थी कि किसी अनाथ आश्रम के झूले में डाल दूँगी। इतनी बुरी इंसान तो मैं भी नहीं थी कि उसकी जान ले लेती। लेकिन अगर यतीमखाने के झूले में डाल देती, तो कोई न कोई तो उसे पाल ही लेता। यह काम रात को ही किया जा सकता था। लेकिन वह अचानक से रोने लगी और मैं उसे चुप करवाने के लिए बैठ गई। जब मैंने इस बच्ची की शक्ल देखी, तो मुझे कुछ अजीब-सा महसूस हुआ।
थोड़ी देर के बाद मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस बच्ची के मेरे बेटे की तरह 5 उँगलियाँ थीं और यह सब कुछ इत्तेफ़ाक नहीं था। मेरे बेटे के हाथ में 5 उँगलियाँ इसलिए थीं क्योंकि मेरे पति के हाथ में 5 उँगलियाँ थीं। मेरा बेटा मेरे पति पर गया था, लेकिन इस बच्चे के हाथ में 5 उँगलियाँ होना कुछ ज़्यादा ही अजीब था। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। मुझे बताया गया था कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैंने उसकी लाश नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में कोई तूफ़ान चल रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ गई। बच्ची को मैंने क्वार्टर में रख दिया और मालकिन से कहा कि यह मामला है। आप मुझे बताओ कि ये किसका बाप कौन है? बच्ची तो फेंक दी है, लेकिन मुझे यह बताओ कि इसका बाप कौन है? उन्होंने कहा कि मेरा पति 3-4 साल से बाहर विदेश में है। मेरी उसके साथ पसंद की शादी भी नहीं थी। बस वह बहुत ज़्यादा अमीर शख्स था, इसलिए शादी कर ली। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक लड़का नज़र आया, जो काम तलाश कर रहा था। मैंने उसे काम पर रख लिया और उसे काफ़ी सारे पैसे भी दिए। फिर मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर लिया। लेकिन इस घर के लोगों को पता न चला, इसलिए वह यहाँ से बहुत दूर है, फ्लैट में रहता है और मुझसे मिलने के लिए रात को आ जाया करता था। कभी-कभी मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। यह उसी की औलाद है। मेरे पति को तो पता भी नहीं है, क्योंकि वह तो वापस आया ही नहीं है। मैंने कहा कि उस शख्स का नाम रोहन है। वह हैरान रह गई। फिर मैंने मालकिन को बता दिया कि रोहन मेरा पति है। मेरे पति के मरने का नाटक किया था, क्योंकि यहाँ पर उसको पैसे और ऐशो-आराम सब कुछ मिल रहा था। मालकिन भी हैरान रह गई। मैं उसके साथ रोहन के फ्लैट में चली गई। जब उसने मुझे देखा तो वह भी बहुत हैरान था। मैंने कहा कि तुमने ज़्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ाई, अपने माँ-बाप को भी दुःख में डाला, मुझे भी ज़लील करवाया। मैं अपने आप को विधवा समझती रही। तुमने और अपने बच्चों को भी नहीं देखा और आज तुम्हारी दूसरी औलाद भी कूड़े में जा रही थी। मैंने इतना बुरा वक़्त गुज़ारा, मैं सड़कों पर रहती रही, कूड़े से उठाकर खाती रही। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह हैरान रह गया, मुझसे माफ़ी माँगने लगा। उस औरत ने भी उससे कहा कि आज के बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है रखूँगी, तुमको 1 रुपया नहीं दूँगी। मैं भी वहाँ से वापस चली गई। मैंने अपने बेटे को और इस बच्ची को लिया और अपने सास-ससुर के पास वापस आ गई। उनको सब कुछ बता दिया। वह भी हैरान रह गई। अपने पोते के लिए बहुत बेचैन थी। मुझे गले से लगा लिया और फिर इस बच्ची को भी, क्योंकि ये भी उनके बेटे का ही खून थी। 1-2 महीने के बाद मेरा पति वापस आ गया। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था और रहने के लिए और कोई ठिकाना भी नहीं था। उसने माफ़ी माँगी। वह तो माँ-बाप थे, उनका दिल पिघल गया, लेकिन मैं उसे माफ़ करना चाहती थी। पर यह ज़िंदगी है, कोई फ़िल्म ड्रामा नहीं और औलाद की खातिर उसे माफ़ करना ही पड़ा। अब मेरा पति सुधर गया है, पैसे भी कमाता है, अपने बच्चों का ख़्याल भी करता है। इस बच्ची को भी मैंने ही पाला है, इसे कैसे फेंक देती? मैं खुद एक माँ हूँ, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि मेरा पति ठीक तो हो गया, लेकिन कैसे? इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। बस वह मेरे बेटे का बाप है, इसलिए मैं इस घर में रह रही हूँ। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।